हमने अपने लास्ट लेक्चर में लोड डिफॉर्मेशन कर्व और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एक मैंने मतलब हिंट दिया था कि हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और लोड डिफॉर्मेशन कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम अपने वही जो टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कवर करने वाले हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट हमारा वही कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। कहीं कहीं क्या होता है, आपने देखा होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो होता है लेकिन कुछ कुछ बुक में आपको वो लोड डिफॉर्मेशन कर्व भी मिल जाता है। ठीक है, तो हम जो है दोनों के बारे में जानेंगे। मैं यहां पे दोनों का लिख देता हूं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और लोड डिफॉर्मेशन कर्व। लोड डिफॉर्मेशन कर्व, पहले मैं इन दोनों के रिलेशन बता देता हूं, कुछ कुछ आपको ना नाम से पता चल रहा होगा। तो यहां देखो ये क्या है, लोड। तो एक तरह से लोड किससे रिलेटेड होता है, वो होता है स्ट्रेस से रिलेटेड। ठीक, ऐसे यहां पे क्या लिखा है, डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होता है, स्ट्रेन से रिलेटेड होता है। तो ये डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसे ही क्या है, स्ट्रेस और लोड एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये ग्राफ जो है दोनों के दोनों ये एक जैसे ही है, बस कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ना, बस वही डिफरेंस है। अब सुन लो इसमें क्या होता है। अब हम यहां से अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सपोज करो ये मेरा एक मटेरियल है जिसपे मुझे क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है। ठीक, इस मटेरियल पे मुझे अपनी टेस्टिंग करनी है। इस मटेरियल को मैं लेके जाता हूं और एक मशीन में रख देता हूं। उस मशीन का नाम क्या है, उस मशीन का नाम है यूनिवर्सल मशीन। ठीक है, यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन। अब वो मशीन कैसी होती है वो जरा समझ लो। उसमें क्या होता है ना कि यहां ऊपर और नीचे ऐसे, यहां पे क्या होता है ना, यहां पे अंदर यहां स्पेस होता है, यहां होता है एक तरह से एक व्हील होता है, यहां पे व्हील होता है, ये व्हील होता है। इस व्हील से हम क्या काम करते हैं ना, मटेरियल जैसे मेरा ये था, इस मटेरियल को मैं लेके आऊंगा और यहां जो स्पेस होता है ना, उसमें स्पेस में ऐसे इसको रख देता हूं मटेरियल को, और इस व्हील को ऐसे टाइट कर देता हूं। ये एक तरह से एक स्क्रू टाइप का होता है। ठीक है, तो इसको हम टाइट कर देते हैं। उससे क्या होता है ना कि ये जो स्पेस है वो मशीन इस मटेरियल को ऐसे पकड़ लेगी। ठीक है, ऐसे फिर यहां होता है, ऊपर भी ऐसे व्हील होता है। ठीक, उस व्हील को हम जब टाइट कर देते हैं ऊपर से, तो ये मटेरियल एक तरह से क्या हो जाता है, यहां पे दोनों में ऐसे फिक्स्ड हो जाता है, ऐसे फिक्स्ड हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, फिक्स्ड होने के बाद हम इसमें टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। हम इसमें क्या लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स कैसा होगा, यानी कि ये इसको नीचे लेके जाएगा और ये इसको ऊपर लेके जाएगा। ठीक, ये बात तो क्लियर हो गई। चलो, ये हमारा मशीन का आइडिया है कि मशीन कैसी होती है, कैसे काम करेगी। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, अब हम जरा मटेरियल की बात कर लेते हैं अपनी दोबारा। मटेरियल जो होता है वो कुछ कुछ ऐसा होगा, कुछ कुछ वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये मटेरियल है, ऐसा फिगर होता है। अब समझो कि ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये वाला इतना, यानी कि ये वाला जो इतना जो पोर्शन है, ये जो सेक्शन है, आप देख पा रहे हैं, इसका जो एरिया है वो इस वाले से कम है ना। तो यहां क्या होता है, सपोज करो अब ये जो है ना, ये वाला, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये जितना एरिया होता है इसको कहते हैं हम गेज लेंथ। इसको हम कहते हैं गेज लेंथ। ठीक, गेज लेंथ का मतलब है कि जो हमारी टेस्टिंग होने वाली है वो इतने ही पार्ट पे होने वाली है। ठीक है, यानी कि जो भी चेंजेस होंगे, जो लोड लगेगा, वो सब चीजें हम कहां नोटिस करेंगे, वो सिर्फ इतने पार्ट में नोटिस करने वाले हैं। ये है गेज लेंथ उसकी। इसकी वैल्यू होती है L = 5.65 अंडर रूट में A नोट। A नोट है, A नोट क्या होगी, इसका एरिया होगा A नोट। ठीक है, A नोट होगा इनिशियल एरिया, A नोट होगा इनिशियल एरिया। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये जो आपकी गेज लेंथ है ना L, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। दोनों कौन से, दोनों से मेरा मतलब है दो मटेरियल, दो तरह का शेप होगा इस स्पेसिमेन का। सपोज रेक्टेंगुलर शेप है या सर्कुलर शेप है, तो वो दोनों के लिए अप्लाई होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4 रेक्टेंगुलर / सर्कुलर, यही कर देता हूं मैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। चलो, अब हमने ये भी जान लिया कि जो हमारा टेस्टिंग होने वाला है वो कैसे होने वाला है। ठीक है, कौन सी मशीन होगी, ये सब जान लिया। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, जो मैंने बताया कि हम जो नोटिस करेंगे वो सिर्फ इतने गेज लेंथ के लिए नोटिस करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना जो पार्ट है ना, ये वाला देख रहे हो ब्लैक से जो मैंने शेड किया है, ऐसे ही यहां पे देखो,
ये वाला पोर्शन ही इसमें अंदर जाता है ऊपर और नीचे। तो दैट मीन्स ये जो मेरा गेज लेंथ है सिर्फ बाहर ये रह जाएगा। यहां पे देखो मैं अब यहां पे क्या करता हूं, एल लिख देता हूं, ये है मेरा क्या, गेज लेंथ, गेज लेंथ। दैट मीन्स मेरा जो मेटेरियल है सिर्फ इतना ही रहता है बाहर। समझ पा रहे हो? चलो अब इसके बाद मैं जो है अब अपना टेस्टिंग शुरू कर देता हूं। मान लेते हैं कि यहां पे टेस्टिंग हो रही है एक्चुअल वे में, वही बताऊंगा मैं। चलो अब इसको देखो। तो पहले जो है मैं तुम्हें एक और डिफरेंस बता दूं। किसका? अब देखो डिफरेंस क्या है, लोड डिफॉर्मेशन कर्व और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये जो हमारा डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। ये क्या डिफरेंस है तो वो समझ लो। ये जो लोड डिफॉर्मेशन कर्व होता है ना, ये वाला, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट मटेरियल के लिए, अगर मैं डिफरेंट मटेरियल के लिए बात करता हूं तो सपोज करो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है या फिर लोड डिफॉर्मेशन कर्व है। मैं मान लेता हूं अब यहां पे लिखता हूं मटेरियल 1 लिख देता हूं, ऐसे मैं यहां पे लिख देता हूं मटेरियल 2। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि भैया अगर कोई मटेरियल 1 है, सपोज स्टील है, ऐसे मटेरियल 2 सपोज रबर है, तो यहां पे मटेरियल 1 के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा स्टील के लिए यानी कि मटेरियल 1 के लिए वो तो सेम होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए। चाहे मैं उसमें कोई भी शेप ले लूं, कोई भी शेप इन द सेंस कोई भी सपोज करो लेंथ ले लूं, डाया डिफरेंट ले लूं, तो एक तरह से मेरा मतलब है किससे, डायमेंशन से। मेरा मतलब है डायमेंशन से। तो अगर मान लिया मैं अपने डायमेंशंस डिफरेंट ले रहा हूं बट मटेरियल है मेरे पास में एक ही, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होता है। बस आपको क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। अब उसके डायमेंशंस कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमेशा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सेम आता है। बट इस लोड डिफॉर्मेशन कर्व में क्या होता है, सपोज मेरा मटेरियल जो है उस मटेरियल की जैसे ही मैं अपने डायमेंशंस चेंज करूंगा तो डायमेंशंस चेंज करते ही क्या होता है ना कि उसका ग्राफ भी चेंज हो जाता है, उसका जो कर्व होता है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे इसकी सिर्फ यही सबसे बड़ी क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। ये इसका एक लॉस है इसे यूज करने का। तो अब समझो इसमें, अब यहां पे हमें इस बात से क्या पता चल रहा है, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हमें और लोड डिफॉर्मेशन कर्व से हमें क्या पता चल रहा है, हमें यह पता चल रहा है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो क्या बताता है, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताता है मटेरियल की। समझ पा रहे हो? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब भैया कोई भी मटेरियल है, सपोज करो स्टील था, मैंने जैसे भी एग्जांपल दिया था मटेरियल 1। अब मटेरियल 1 के लिए आप कोई भी डायमेंशंस ले लो, हमेशा ग्राफ सेम रहने वाला। दैट मींस मटेरियल के लिए उसने स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बता दी, अब आप चाहे उसमें कोई भी डायमेंशंस ले लो। ये चीज क्लियर हो रही है? ऐसे यहां देखो मटेरियल 2 के लिए, अब हर बार मटेरियल 2 के लिए इस वाले केस में क्या होता, डिफरेंट हो रहा था, या फिर मटेरियल 1 की भी अगर बात करूं इसमें क्या होता, हर बार डिफरेंट हो रहा था ना। तो इसलिए ये हमें प्रॉपर वैल्यूज नहीं बता पा रहा था, ठीक है, प्रॉपर हमें आइडिया नहीं दे पा रहा था मटेरियल के बारे में। तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम पढ़ते हैं इसको, इसलिए इसको हम प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे नोट करके लिख लो, इसमें नोट में लिखो, या फिर हम कह सकते हैं कि इट शोज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी। चलो अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको रीजन यहां पे चाहिए तो मैं रीजन लिखवा देता हूं। रीजन क्या होने वाला है, रीजन क्या है कि लोड डिफॉर्मेशन कर्व क्या होता है, मैंने भी बताया था ना, हर एक मेटेरियल के डायमेंशंस के लिए क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है ना। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, क्या लिखूंगा, लोड डिफॉर्मेशन कर्व चेंजेस, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, लोड डिफॉर्मेशन कर्व इज डिफरेंट, ये भी कह सकता हूं कर्व इज डिफरेंट। मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे पास में एक कोई भी मटेरियल है, उसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं, तो उसके जैसे डायमेंशंस हम डिफरेंट ले लेंगे तो यहां पे लोड डिफॉर्मेशन कर्व जो है उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर? चलो अब इसके बाद में हम अपना टॉपिक प्रॉपर्ली शुरू करते हैं। अब देखो मैं यहां पे ना एक मेटल का एक रफ आइडिया बना देता हूं, मतलब मेटल की शेप जब हम लोड लगाने वाले हैं तो कैसे होती चली जाएगी, ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। तो देखो सबसे पहले हमने जब यहां पे लोड लगाना शुरू किया तो क्या होता है ना, इसके अंदर यहां देखो जैसे हमने टेंसाइल लोड लगाया तो क्या होगा ना, इसके अंदर वॉल्यूम में चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा अप टू द पॉइंट इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट तक क्या होने वाला है ना कि इसकी वॉल्यूम में थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, ये देख रहे हो ऐसे लेंथ जो है थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, इस साइड से थोड़ी सी इंक्रीज होगी, इस साइड से थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो जब इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा यहाँ पे कि इसकी वॉल्यूम में थोड़े चेंजेस आएंगे, वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाती है। अब क्या है समझ लो, अभी लिखवाऊंगा मैं अच्छे से
यहां पे जैसे ही मटेरियल एक पॉइंट तक पहुंच जाता है, पॉइंट कौन सा होता है? इलास्टिक लिमिट। इसके बारे में आपको बता दूं, जैसे ही वो कहां तक पहुंच जाता है? इलास्टिक लिमिट तक पहुंच जाता है, तो ये मटेरियल वापस अपनी शेप रिगेन कर सकता है अगर हम लोड हटा दें अप टू द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब जैसे ही हम इलास्टिक लिमिट से आगे लोड लगा देंगे तो इस मटेरियल के अंदर क्या हो जाती है? प्लास्टिसिटी जनरेट हो जानी शुरू हो जाती है, प्लास्टिसिटी जनरेट होनी शुरू हो जाती है जैसे हम इलास्टिक लिमिट के बाद जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इलास्टिक लिमिट तक जब मैंने लोड लगाया और वापस हटा दिया, ठीक है, लोड लगाया और हटा दिया, तो ये मटेरियल अपनी परफेक्ट शेप वापस दोबारा गेन कर लेगा। जो इसकी शेप है, मतलब ऐसी शेप है ना इतनी, ये वापस अपनी शेप गेन कर लेगा। और जैसे मैं इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाऊंगा, सपोज करो इसकी नई जो शेप है वो यहां तक बन रही होगी, यहां तक, तो जैसे ही लोड लगाऊंगा ये वापस अपनी इस वाली पोजीशन में, ये जो यहां पे पोजीशन होगी ना, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? चलो अब ये देखो इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो जो मैं एक चीज कह रहा हूं ना, ये देखो यहां पे, यहां मेरा स्ट्रेन है इस वाले एक्सिस पे, यहां मेरा स्ट्रेस है। अब मैंने तुम्हें क्या कहा कि अप टू द इलास्टिक लिमिट, मैंने अभी बताया ना कि इलास्टिक लिमिट तक ये मटेरियल जो है वापस अपनी शेप रिगेन कर लेता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो चेंज आ रहा है, किसमें? डायमेंशन में जो चेंज आ रहा है, और फिर उससे वापस अपनी शेप ले रहा है। तो क्या होता है ना कि ये यहां इस पॉइंट से अगर मैं शुरू करूं, मान लो कि यहां पे ना, यहां कहीं इलास्टिक लिमिट आया है, यहां कहीं इलास्टिक लिमिट आया है, स्पेस कम रह जाएगा इसलिए मैं इसको और थोड़ा सा स्ट्रेट बनाता हूं। ठीक है, यहां कहीं इलास्टिक लिमिट आया, तो मान लो कि यहां इस इलास्टिक लिमिट तक जैसे मैं लोड लगाऊंगा तो क्या होता है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं? मेरे प्रोपोर्शनल होते हैं। जो भी अभी मेरे डिटेल्स हैं वो मैं यहां पे लिखता चलूंगा, उसको आप नोट करते रहना। तो यहां पे मेरा सपोज सबसे पहला पॉइंट आया है ए, ये ए पॉइंट क्या है? यहां पे देखो इलास्टिक लिमिट, ए पॉइंट क्या है? इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट तक मेरा क्या होने वाला है? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन आई है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि ये यहां पे क्या होता है ना, अप टू द पॉइंट हम एक लॉ का फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं हुक्स लॉ। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि हुक्स लॉ क्या हो रहा है? यहां पे फॉलो हो रहा है, हुक्स लॉ इज फॉलोड। समझ में आ रही है बात? हुक्स एक लॉ है जिसमें कहते हैं कि स्ट्रेन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो स्ट्रेस के, मतलब एक दूसरे के, अगर ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, तो वो क्या होता है? हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलो, ए पॉइंट मेरा इलास्टिक लिमिट, ये चीज क्लियर है। अब इस इलास्टिक लिमिट के बाद में एक और पॉइंट आता है, सॉरी, ये एक्चुअली में प्रोपोर्शनल लिमिट है। एक बात मैं आपको बता दूं, हम जब ग्राफ में पढ़ेंगे ना तो पहले आता है प्रोपोर्शनल लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट मैंने क्यों बोल दिया वो मैं आपको बताऊंगा, रीजन अभी आगे बताने वाला हूं। तो यहां पे सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, ये इलास्टिक लिमिट नहीं है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। सबसे पहले आता है प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट सबसे पहले। ठीक है, तो ये ए पॉइंट मेरा हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट। इसके ठीक आगे ना, बस थोड़ा सा ही आगे, बहुत थोड़ा सा आगे, ये देखो इतना आगे होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो पॉइंट आ गया है। वो पॉइंट जो बी पॉइंट मैंने लिखा है, वो पॉइंट है बी पॉइंट, उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अब आता है इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब बात हो रही है क्लियर? क्यों मैंने मतलब जब प्रोपोर्शनल लिमिट को और इलास्टिक लिमिट को एक ही बताया? क्या होता है ना कि जब हम स्टडी करते हैं अपनी, मैं ये चीज आपको बताता हूं, जब हम स्टडी करते हैं तो हम अपना सबसे पहला पॉइंट जो है ए, पॉइंट बी, और फिर आगे अभी आने वाला है यील्ड पॉइंट, आगे आने वाला है यील्ड पॉइंट। इनकी वैल्यूज को ना हम सेम ही कंसीडर करते हैं क्योंकि बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं ये पॉइंट्स, तो इनकी वैल्यूज को हम जो है सेम ही कंसीडर करते हैं प्रैक्टिकली जब हम करते हैं। ठीक है, अब तो ये आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि मैंने इलास्टिक लिमिट को प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों कह दिया था पहले। ठीक है, लेकिन जब हम ग्राफ बनाएंगे अब हमें क्या करना है, स्पेसिफिकली डिनोट करना है ना, हर एक पॉइंट को अच्छे से डिनोट करना है। तो ए क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट, बी क्या है? इलास्टिक लिमिट। अब आगे देखो, इलास्टिक लिमिट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि मेटल जो है शेप रिगेन कर सकता है, बट इसके आगे होते हैं उसके अंदर क्या आ जाती है? प्लास्टिसिटी आ जाती है। तो मैं यहां पे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि आफ्टर दिस पॉइंट material starts gaining
क्या गेन करता है वो? प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी क्या है? जब किसी मेटेरियल के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है ना, उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। देखो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं जैसे प्लास्टिसिटी आया अभी, इनके लिए ना अलग से मैं इसके बाद, इस ग्राफ के बाद में एक और डेफिनेशन वाला बनाने वाला हूं, उसमें आपको वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, प्लास्टिसिटी क्या होता है, ये सब क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी समझो, मैं आपको बताता हूं प्लास्टिसिटी क्या है। मान लो ये मेरे पास ना रबर है एक, आपने बहुत कॉमनली देखा होगा। अब इस रबर को जब आप खींचोगे, ठीक है, जैसे साइकिल की रबर होती है ना, ट्यूब टायर्स वो जो होते हैं, आप उनको पुल करो, तो जैसे ही आप पुल करोगे तो क्या होगा? उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसी लेंथ बढ़ जाती है, अब आप उसको छोड़ देते हो तो क्या होता है? वापस अपनी शेप ले लेती है। बट आपने नोटिस भी किया होगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि वो अपनी शेप तुरंत से नहीं लेती, काफी टाइम बाद लेती है, लेकिन कुछ टाइम तक ना उसकी लेंथ में चेंज हो जाता है, जैसे उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, हो सकता है उसकी विड्थ कम हो जाती है लेकिन लेंथ हल्की सी बढ़ी रह जाती है। ठीक है, तो वो जो चीज है ना जो उसके अंदर आ चुकी है, ठीक है, उसकी जो बॉडी, जो नेचुरल बॉडी में जो चेंज हो गया, उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब इस प्लास्टिसिटी के बाद हम नेक्स्ट जब लोड बढ़ाते हैं तो हम आ जाते हैं यहां। ये देखो, ये लोड होता है यहां पे, इस पॉइंट को कहते हैं सी पॉइंट, इसे मैंने ब्लैक से डिनोट किया है। ठीक है, फिर ऐसे, फिर कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये जो सी पॉइंट है ना, इस सी पॉइंट को हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। इस सी पॉइंट को हम कहते हैं अपर, UPPER, अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, ये जो सी पॉइंट है इसको हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। अब यील्ड पॉइंट दो तरह के होते हैं, वो बता रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले मेरा क्या आया? प्रोपोर्शनल लिमिट आया ए, उसके बाद आया मेरा क्या? इलास्टिक लिमिट, उसके बाद में मेरा क्या आ गया? अपर यील्ड पॉइंट आ गया। तो जब अब क्या आ रहा है एक्चुअली में? यील्ड पॉइंट आ रहा ना, तो ये क्या है? अपर यील्ड पॉइंट। अब ये जो नीचे आपको वेव दिख रही है ना, ये पॉइंट होता है मेरा डी, इसको हम कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, अब ये समझने की कोशिश करो कि अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट ये है क्या। ठीक है, तो यहां क्या होता है ना, मटेरियल को समझो ऐसे कि बी पॉइंट तक जब मेटल आ चुका ना, अब हमें क्या करना है? उसके अंदर प्लास्टिसिटी परमानेंटली जब जनरेट होनी है, अब समझो प्लास्टिसिटी परमानेंटली जनरेट होनी है उसके अंदर बी पॉइंट के बाद। अभी क्या है, मैंने क्या बताया था कि रबर वाला एग्जांपल दिया था कि कुछ टाइम तक के लिए वो कैसे हो जाती है, उसके अंदर चेंज हो जाता है। तो वो कब हो रहा है? जब बी पॉइंट से हम आगे हैं। ठीक है, बट बी पॉइंट से तो आगे हैं, लेकिन सी और डी पॉइंट से हम पीछे ही हैं अभी भी। ठीक है, तभी तो वापस अपनी शेप ले पा रहा है। तो ऐसे समझो, मैं कॉमन एग्जांपल और देता हूं कि मैं हूं, ठीक है, कोई भी ह्यूमन है, मैं ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में हूं आराम से, कोई पीछे से आया, उसने मुझे क्या किया? पुश किया कि मैं ऐसे गिर जाऊं। ठीक है, कि मैं ऐसे गिर जाऊं। अब देखो, अब अभी भी ना एक पॉइंट ऐसा होता है कि सपोज हम ऐसे झुक गए, तो उसके बाद में क्या होता है ना कि पॉसिबिलिटी है कि हम अभी भी वापस आ जाएं। ठीक है, तो ऐसे समझो कि बी पॉइंट के बाद ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम वापस आ सकते हैं। तो अब उसको परमानेंटली कंफर्म करने के लिए कि भैया नहीं तुम गिरो, ठीक है, ह्यूमन को तो गिराना है और ऐसे मेटल में क्या करना है? प्लास्टिसिटी जनरेट करनी है। ठीक है, परमानेंट, ठीक, परमानेंट स्ट्रेन लाना है। तो हम क्या करते हैं? उसके अंदर और लोड लगा देते हैं। ठीक है, और लोड लगा देते हैं पूरी तरीके से कि अब तो भैया तुम गिरोगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां क्या है, इस अपर यील्ड पॉइंट में लिखो, यहां मैं तुम्हें लिखवा देता हूं। देखो हमारा क्या हो गया? बी हो गया, ये आपने लिख लिया। अब देखो सी होता है अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। इसमें होता है, यहां लिखो अपर यील्ड पॉइंट में, इट इज द मैक्सिमम लोड अप्लाइड टू इनिशिएट द परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज द मैक्सिमम लोड अप्लाइड टू इनिशिएट द परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक, अभी मैंने वही बात बोली ना कि हम क्या करते हैं? और लोड लगा देते हैं कि कंफर्म ही हो जाए। ठीक है, तो वो जो मैक्सिमम लोड है ना कि भैया अब तो तुम गिर ही जाओगे, उस पॉइंट को कहते हैं इट इज द मैक्सिमम लोड अप्लाइड टू इनिशिएट द परमानेंट डिफॉर्मेशन, कि अब तो शुरू हो गई, अब ये वापस नहीं आ सकता। ठीक है, कि भैया अब तो हम गिर गए, अब हम वापस स्टैंडिंग पोजीशन में मतलब रिकवर नहीं कर सकते। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सी पॉइंट, वो होता है अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, चलो, तो ऐसे ही फिर हमारा क्या होता है? डी पॉइंट होता है लोअर यील्ड पॉइंट, उसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। अब मैं इसको लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक। अब देखो अपर यील्ड पॉइंट क्या था? मैक्सिमम लोड अप्लाइड, ठीक है,
कि यहां पे क्या हो गया कि इनिशिएट शुरू हो चुका है। तो अब जब वो शुरू हो चुका तो अब हमें क्या करना है कि भैया उसको ना देखो ऐसे समझो कि सपोज करो कोई ह्यूमन था, उसको हमने गिरा दिया, अब हम ये चाह रहे हैं कि वो ना उठे ना, तो हम क्या करेंगे उसके ऊपर ना एक कांस्टेंट लोड अप्लाई करके रखेंगे ना कि वो उठ नहीं पाएगा। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे मेटल के साथ भी होता है। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक मिनिमम लोड अप्लाई करते हैं टू मेंटेन द प्लास्टिसिटी या फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि इट इज द मिनिमम लोड अप्लाइड, इट इज द मिनिमम लोड अप्लाइड टू मेंटेन द, क्या मेंटेन करना है, टू मेंटेन द परमानेंट, यहां पे लिख देता हूं परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये बात समझ में आ गई? मतलब क्या था ना कि इस पॉइंट पे तो मैक्सिमम लोड लगाते हैं शुरू करने के लिए, इस पॉइंट पे मिनिमम लोड लगाते हैं बस मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको और बात बताता हूं कुछ, ये डी पॉइंट और सी पॉइंट जो है ना थोड़े से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझो। हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं आपने देखा होगा, जैसे स्टील में आते हैं, वहां पे लिखा होता है ना यील्ड स्ट्रेस, वहां पे लिखा होता है यील्ड स्ट्रेस। तो वो यील्ड स्ट्रेस एक्चुअली में क्या होता है ना, अगर मैं आपको कहूं कि आपको ग्राफ देख के यील्ड स्ट्रेस डिटरमाइन करना है तो आप कैसे करोगे। यहां पे क्या है, 2 पॉइंट है, एक सी पॉइंट है, एक डी पॉइंट है ना, और दो यील्ड पॉइंट है, एक अपर भी है एक लोअर भी है। तो कैसे करोगे आप, तो देखो इसके लिए क्या होता है ना, यहां से एक आपने स्ट्रेट लाइन ऐसे डालो, यहां पे सपोज करो परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया तो यहां कट करेगा सी पॉइंट से। अब आप अगर डी पॉइंट से डालोगे तो वो कहां कट करेगा, वो यहां कट करेगा। तो मैंने यहां पे ना डी और सी ये 2 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। अब समझो भैया मेरा कोई भी मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल कुछ भी यही मार्कर है। अब क्या है ना कि इस मटेरियल पे मुझे इससे ना यूज करना है, अपना कुछ ना कुछ काम निकालना है। तो समझो मैं इस मार्कर को मैं रिलेट कर रहा हूं किससे, जो हमारा स्टील है उससे रिलेट कर रहा हूं। तो मुझे इससे काम निकालना है, इससे मैं क्या काम निकाल रहा हूं कि मुझे इससे पढ़ाना है। तो ऐसे स्टील से हम क्या काम निकालते हैं, स्टील से हम अपने स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, है ना। तो अब देखो अगर ये टूट जाएगा, समझ के चलो, अगर ये टूट जाएगा तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना। और मेरे इसमें पैसे भी लगे हैं तो वो पैसों का भी वेस्ट हो जाएगा। तो इन द सेम वे जो मेरा स्टील होता है वहां पे, उसमें क्या होता है कि अगर वो स्टील ब्रेक हो जाएगा तो स्ट्रक्चर एकदम फेल हो जाएगा, ठीक है, पैसे भी जाएंगे और वहां पे क्या, वहां तो लाइफ के लॉसेस भी हो जाएंगे जो कि यहां नहीं होते। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, हम एक यील्ड स्ट्रेस, यानी कि समझो हम वहां पे क्या लेते हैं, एक यील्ड स्ट्रेस ले लेते हैं, ठीक है। वो यील्ड स्ट्रेस क्या होता है कि हम उसकी लिमिट ये कर देते हैं कि अब इससे ज्यादा लोड नहीं लगाने वाले हम इस पे, कि यहां से परमानेंट डिफॉर्मेशन इसके अंदर शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखो तो यहां पे अगर तुम हो, इस डी पॉइंट के लिए मैं बात कर रहा हूं, यहां पे कौन सा आया स्ट्रेस, ये आया, ये देख रहे हो यहां पे स्ट्रेस आया। अब अगर मैं ऐसे सी पॉइंट के लिए, अपर यील्ड पॉइंट के लिए बात करूं, सी पॉइंट के लिए, तो क्या वो थोड़ा ऊपर है ना, देख रहे हो वैल्यू क्या है, थोड़ी ऊपर आई है। तो हम क्या करते हैं ना, हम लोअर यील्ड पॉइंट लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो देखो वो थोड़ा अभी भी सेफ है, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट लेते हैं। इसको समझ लो, ये चीज बस समझने वाली है, इसके लिए थ्योरी वगैरह लिखने का कुछ जरूरत नहीं है। जो थ्योरी का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब मैंने लिखवा दिया अभी तक, ठीक है। अब ये मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज क्यों हो रही है। जब तक आप खासकर स्ट्रक्चर को रिलेट करके नहीं पढ़ोगे ना, तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा कुछ, ठीक है। तो इसलिए रिलेट करके पढ़ो। अब देखो आगे यहां पे क्या है ना, एक बात देख रहे हो कि यहां पे सी पॉइंट था, फिर डी पॉइंट आया। तो ये जो 2 पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट क्यों है। और एक चीज और, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया हमने डी पॉइंट ही क्यों लिया, मैंने एक रीजन तो दे दिया ना कि लोअर यील्ड के लिए हमने स्ट्रेस लिया, एक रीजन तो मैंने दे दिया। दूसरा रीजन क्या है वो भी सुन लो। दूसरा रीजन होता है ना, मैं यहां पे लिखता हूं कि जो मेरा सी पॉइंट होता है, इसको नोट कर लेना, ये जो मेरा सी पॉइंट होता है ना, ये थोड़ा सा क्या होता है ना कि इसको मैं कह सकता हूं फ्रेजाइल नेचर का होता है ये, ठीक है। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये ना एक स्टेबल पॉइंट नहीं होता, ठीक है, स्टेबल पॉइंट नहीं होता। मतलब ये जो है ना अपनी वैल्यू को मेंटेन नहीं रख सकता, ठीक है, ये बदलता रहता है, अस्थिर होता है ये, ठीक है, ये बदलता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या है ना, एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलती नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ना कंसिडर नहीं करते। एक रीजन ये भी है। अब बात समझ में आ गई, चलो अब देखो इस डी पॉइंट के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है। उस नेक्स्ट पॉइंट को हम क्या कहेंगे, यहां देखो डी पॉइंट के बाद हमारा पॉइंट होगा ई, एक पॉइंट होगा हमारा यहां पे एफ। चलो यानी कि 2 हमारे पॉइंट अभी भी हैं। अब
एक बात मैं आपको बताऊं, यहां डी पॉइंट के बाद का जो पोर्शन है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, क्योंकि यहां से 2-3 डेफिनेशन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको समझ के चलना। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन है कि ये देखो, ये जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट पे अभी जो वेवी नेचर देख रहे हो, ये क्यों हो रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बता पाओगे, है ना? तो इसके लिए ना मैं यहां पे रीजन लिखवाता हूं। देखो क्या होता है ना कि जो मेरा मटेरियल है, सपोज करो यही मटेरियल है, ठीक है। इस मटेरियल में क्या होता है ना कि जब ये देखो, अभी तो कितना स्मूथ सरफेस है, आपको दिख रहा है, बहुत स्मूथ है ये एकदम, ऐसे अंदर भी एकदम स्मूथ एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। तो अभी क्या है, ऐसे समझो जब ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, तो अंदर से कहीं ना कहीं जब टूटेगा, तो ऐसे समझो इस मेटल की मैं यही बना देता हूं शेप। सपोज करो कि यहां से जो है ना ये थोड़ा टूटा है ऐसे, तो ऐसे तो है ना कि एकदम स्मूथ ही टूट जाएगा, नहीं टूटेगा ना, तो हल्का हल्का ही टूट रहा है, तो वो भी कैसा रफली टूटता है ना, रफली टूटता है। तो अभी क्या है, चलो इसके लिए अब मैं एक थोड़ा सा ऐसा समझो कि जूम करके एक इमेज बनाता हूं। तो ये देखो, इसका शेप अंदर से कुछ कुछ इस तरीके से होगा, कुछ कुछ इस तरीके से होगा। ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है मेटल का, ऐसे वाला, ठीक है। अब समझ के चलो कि जब हम इस पे ओवरलोड लगा रहे हैं ना, और जब लोड लगाएंगे इसको डिफॉर्म करने के लिए, तो क्या होता है कि अभी क्या लग रहा है ना कि ये तो ऐसे जो स्पेस है ये वाला, ये ऐसे अटैच हो जाएंगे। ऐसे समझो, इसको ऐसे समझ लो कि मेरे पास ना ये दोनों हाथ है, ये ऐसे इंटरलॉक हो गए। ये क्या हो गया, इंटरलॉक हो गए। तो क्या हो गए, फंस चुके हैं ना, अभी ये इंटरलॉक हो चुके हैं। तो ऐसे ये समझ लो कि ये ऐसे इंटरलॉकिंग है, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि जब ये स्पेस ऐसे ऐसे अपने स्पेस फिल कर देते हैं, तो क्या होता है, मेटेरियल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होता है ना, अब हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अब तुम समझ के चलो, ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो जब ये इंटरलॉक जुड़ चुके हैं आपस में, तो क्या होगा, हमें लोड लगाना पड़ेगा, यानी कि एक तरह से यहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे समझो कि भैया मैं ना इसको थोड़ा सा आगे करने की कोशिश कर रहा हूं, और यहां पे ये फंसा हुआ था ऐसे, मतलब ये जो था एकदम ऐसे कांटेक्ट में थे, ऐसे यहां बिल्कुल एकदम कांटेक्ट में थे। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या ऐसे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे थोड़ा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो डिसलोकेशंस है ना, ये डिसलोकेशंस जुड़ जाती हैं आपस में, ठीक है। ये सारी क्या हो जाती है, ऐड ऑन होती चली जाती हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो डी पॉइंट के बाद में क्या होता है ना, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। और ये देखो, जैसे ही फ्रिक्शन बढ़ता है तो क्या होगा, लोड ज्यादा लगेगा, ठीक, लोड ज्यादा लगेगा। तो जैसे ही लोड ज्यादा लगेगा तो क्या होता है ना कि यहां देखो, ये स्ट्रेस की वैल्यू भी ऊपर चली जाती है। समझ पा रहे हो? तो स्ट्रेस की वैल्यू भी इसलिए यहां पे ऊपर गई है ये। तो इसलिए इस पॉइंट को, ये जो ई पॉइंट है, इसको हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इस ई पॉइंट को हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसको बना लो, ठीक है। अभी मैं लिखवाने वाला हूं ई पॉइंट के बारे में कि ये बढ़ता क्यों है। अब देखो, अब मैं बात करता किसकी, अपने ई पॉइंट की। ई पॉइंट क्या है मेरा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पे क्या है ना, देख रहे हो वैल्यू बढ़ रही है स्ट्रेस की, ठीक है। तो इसलिए ना देखो क्या हो रहा है ना, ये जैसे शेप चेंज हुआ ना, यहां से लेके यहां तक अचानक से बढ़ गया, तो इस रीजन को हम एक बात और कहते हैं, अगर मैं इसको नाम दूं कि ये DE रीजन है, तो इस DE रीजन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन भी कहते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग जोन भी कहते हैं हम इसे, स्ट्रेन HARDENING, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, ठीक है। चलो, तो अभी इसके लिए अगर हम रीजन लिखे ना कि ये वैल्यू इतनी इंक्रीज कैसे हो गई, तो इसका रीजन है कि the dislocations add up together and increases resistance to load, ultimately increasing the क्या होगी, क्या इंक्रीज हो रहा है यहां पे, ये देखो ये वैल्यू इंक्रीज हो गई ना स्ट्रेस की, इंक्रीजिंग द स्ट्रेस, ठीक है। तो इसलिए यहां पे क्या हो जाता है, स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। ये रीजन समझ में आ गया। चलो, और इस रीजन को, ये जो DE जो जोन है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन कहते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा याद करते चलना, ठीक है। अब इस E के बाद में आप एक बात और देख रहे होंगे, क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे सडन ड्रॉप हो रहा है, देख रहे हो, ड्रॉप हो रहा है ना यहाँ पे, और फिर यहाँ पे F खत्म, यानी कि इससे आगे ग्राफ ही नहीं बन रहा। दैट मीन्स कि जो हमारा अब F पॉइंट आ रहा है, इसको देख लो, F क्या है, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है,
ये क्या हो गया फिर एक तरह से ब्रेकिंग पॉइंट हो गया है। एफ क्या हो गया मेरा, ब्रेकिंग पॉइंट हो गया है। ब्रेकिंग पॉइंट से मेरा मतलब कि यहां पे मेटेरियल ब्रेक हो गया मेरा, ये है ब्रेकिंग पॉइंट से मतलब। अब समझो ई से एफ तक आने में ये ड्रॉप क्यों हुआ स्ट्रेस में, उसको समझने की कोशिश करो। जैसे ही हम ई पॉइंट पे पहुंचते हैं ना, तो मेरे मेटेरियल की शेप ना कुछ इस तरीके से हो जाती है, और पतला हो जाता है। ठीक है, देख रहे हो, और पतला होता जाता है। फिर क्या होता है ना, अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद ये यहां से ब्रेक हो जाता है, बीच से यहां से कहीं से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक, ये ब्रेक हो जाएगा। तो एक बात को देखो, यहां ना, यहां पे क्या हो रहा है, इसका कॉमन एग्जांपल है, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। च्युइंगम होती है, आप उसका च्यू कर रहे होते हैं, अगर आप उसको अब निकालो और फिर क्या करो, उसको थोड़ा एक्सटेंड करो, तो क्या होता है ना, एक बहुत बारीक सा, एक थिन क्या होता है, थ्रेड जैसा उसमें बन जाता है शेप। तब आप एक बात बताओ, जब वो ब्रेक हो रही होती है, जब उस शेप में पहुंच जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो मतलब आपको लोड लगाने की यानी कि खींचने की जरूरत पड़ती है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या होता है, अपने आप ही टूटती चली जाती है, मतलब उसके अंदर लेंथ भी बढ़ रही है लेकिन वो टूटती चली जाती है। तो वही चीज यहां पे होती है। ठीक है, वही चीज यहां पे होती है। तो ये जो एफ है तो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट है। ठीक है, अब क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये ऐसे क्या हो गया, रीजन हो गया ना मेरा ईएफ मेरा एक रीजन हो गया। यहां देखो, ईएफ हो गया मेरा एक रीजन। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं नेकिंग जोन। इसको हम कहते हैं नेकिंग जोन, यानी कि ई से लेके एफ तक ये होती है नेकिंग, ये होती है नेकिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेकिंग क्या हो रहा है, देख रहे हो, ये शेप पतली हो गई ना बीच से। अब अगर मैं आपको और समझाऊं, ऐसे समझ लो जैसे मेरे शोल्डर्स हैं। ठीक है, शोल्डर के ऊपर क्या है, नेक है। तो आप एक बात को देख पा रहे होंगे कि शोल्डर के ऊपर नेक क्या है, पतली है ना थोड़ी। तो हर किसी के साथ में वही होता है। तो हमने क्या किया ना, नेम जो है वहां से रिजेंबल किया, नेक। समझ रहे हो, यहां पर हमें ये चीजों का ध्यान देना है कि वर्ड्स पे ध्यान देना है हमें। ठीक है, बहुत से डेफिनेशंस वगैरह वगैरह जो भी कंसेप्ट होंगे ना, वो सिर्फ वर्ड से समझ में आ जाएंगे हमें। ठीक, चलो अब ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां पे हमारा एरिया रिड्यूस हो रहा है, किस पॉइंट के बाद, ई पॉइंट के बाद एरिया रिड्यूस हो रहा है। ये चीज क्लियर है। चलो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा सब। अब मैं इसके आगे कुछ ना डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, ये ग्राफ जो था ये किसके लिए हमने बनाया था, ये देखो, ये मेटल था कौन सा, माइल्ड स्टील। समझ लो जरा, ये मेटल था माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील कैसा होता है, ये होता है डक्टाइल। माइल्ड स्टील तो डक्टाइल होता है। ठीक है, तो यानी कि ये कर्व किसके लिए था, डक्टाइल मेटेरियल के लिए कर्व था। इसको लिख लो, दिस कर्व इज फॉर द डक्टाइल मटेरियल। ये चीज क्लियर है। अब बात आ रही है ब्रेकिंग पॉइंट की। ठीक, इसमें समझो, ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है ना, इसको हम फेलियर पॉइंट भी कहते हैं। इसके और नाम सुन लो, इसके ब्रेकिंग पॉइंट को हम फेलियर पॉइंट भी कहते हैं। कहीं कहीं रप्चर भी हो सकता है। कैसे, समझ के चलो, वो बताता हूं भैया। अगर मेरा ब्रिटल मटेरियल है ना, ब्रिटल मटेरियल है अगर, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए ये जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है, इसका नाम चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं रप्चर पॉइंट। रप्चर पॉइंट। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जहां भी रप्चर लिखा होता है ना, इसका मतलब यह है कि वो मेटल ब्रिटल होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना। ये चीज क्लियर। चलो अभी मैं आपको ना इसमें और आगे कुछ चीजें बताता हूं। इसे रब कर लो और इसे नोट कर लो। देखो, अब एक बात को जरा आपने नोटिस किया होगा कि ई पॉइंट के बाद मैंने बताया ना, एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सपोज करो यहां पे मेरा स्ट्रेस लग रहा था, P बाय ए होगा, है ना। तो यहां क्या है, जो ये ए है, जब ये एरिया डिक्रीज हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो जब एरिया डिक्रीज होगा, सपोज करो पहले A1 था, या फिर ए नोट कर लेता हूं, कांस्टेंट एरिया था। ठीक है, तो जब कांस्टेंट एरिया था तो क्या था ना कि इसका ग्राफ ये वाला बन रहा था। बट जब बाद में क्या हुआ ना कि इसकी वैल्यू सपोज अब A1 हो गई है, यानी कि A1 ग्रेटर है A नोट से। ठीक है, तो क्या होने वाला है कि जैसे ही A1 की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो इस जो अब मेरे पास में यहां पे सिग्मा बनाने वाला है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। A1 की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना। A1 की वैल्यू क्या हो रही है, यहां पे कम हो रही है, मैंने उल्टा कर दिया। A1 की वैल्यू कम हो रही है, तो जब A1 की वैल्यू कम हो रही है तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पे क्या होता है ना, इस ई पॉइंट के बाद में हमारे स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पे क्या है ना, एक तरह से आप देख पा रहे हो कि दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं। तो जो ऊपर वाला ग्राफ है ना, उसका हम नाम देते हैं ट्रू
स्ट्रेस स्लैश स्ट्रेन कर्व। दूसरा जो एफ है, यानी कि ये एफ वाला जो ग्राफ है, इसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग कर्व। ठीक है, अब ये दो नाम अलग अलग क्यों हैं और हम इनको मतलब कौन से को पढ़ते हैं कौन से को नहीं पढ़ते, उसके रीजन समझ लो। ये ना सिर्फ वर्बली समझ लो, नोट कर लेना, अपने आप से नोट बना लेना, क्योंकि ये चीज ना सिर्फ हो सकता है इंटरव्यू में पूछा जाएगा, थियोरेटिकल में नहीं आता। ये चीज इंटरव्यू में पूछी जाएगी, हम डिटेल में चल रहे हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, थोड़ा बहुत मेंस में है। तो वैसे ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब चीजें नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये जरूर पूछ लेगा कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एरिया की वैल्यू क्या कांस्टेंट एरिया से हमारी कम होगी या ज्यादा होगी, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये तो हो गया ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसका नाम फिर हमने दिया है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसमें हमने शुरू से लेके लास्ट तक हमारा ए नॉट लिया था, जो कि क्या लिया था, कांस्टेंट एरिया लिया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें A1 हुआ है, कह सकते हैं कि वेराइंग है, वेराइंग एरिया है। अब क्या होता है ना कि हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट से मेरा मतलब है, ये सपोज ऐसे मटेरियल था ना जो ब्रेक होने वाला था, तो ये जो मेरा मटेरियल था, जब टेस्टिंग हो रही होगी तब क्या होता है ना कि हम इसका एरिया हर एक पॉइंट पे मतलब नहीं मेजर कर सकते, हर एक इंस्टेंट पे मेजर नहीं कर सकते, तो वो डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा। ठीक है, वो क्या है, डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा। तो यही रीजन है कि हम ना उसको छोड़ देते हैं और हम अपनी जो हमारी स्टडीज हैं वो लिमिट कर देते हैं किसकी तरफ, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की तरफ, क्योंकि वो इजी है, उसमें कैलकुलेशन करना वगैरह वो सब इजी है। तो हमारे क्या करना है, न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पढ़ते हैं, हम ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को नहीं पढ़ते, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये वाली बात सबको क्लियर होगी। ठीक है, अभी इसमें मैं आपको एक अच्छी बात और बताने वाला हूं, डिफरेंस थोड़ा और है, वो समझो। अभी इसे नोट कर लो और मैं रब कर रहा हूं। देखो, मैंने आपको दो ग्राफ बनवाता हूं। ये वाला पहला कौन सा हुआ है, स्ट्रेस स्ट्रेन का हुआ है, ठीक है। अभी दूसरा जो है, मान लो लोड डिफॉर्मेशन का बनवा रहा हूं। यहां पे क्या है, डिफॉर्मेशन, यहां पे क्या होगा, लोड। ठीक, अब मैं क्या करवाने वाला हूं वो समझ लो। आपने एक बात तो देख ली कि भैया स्ट्रेस और स्ट्रेन यहां पे क्या चल रहा था, यहां पे एक तरह से प्रोपोर्शनल चल रहे थे ना, दोनों प्रोपोर्शनल चल रहे थे, है ना, तभी तो स्ट्रेट लाइन थी। इन द सेम में यहां भी ऐसा ही होता है, यहां भी क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, यहां भी एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो जरा समझो। हमने हमारे जो मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें भैया ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अब अगर मान लो, चलो मैं यहां पर एक एंगल लेता हूं, मैंने एंगल का नाम दिया थीटा, ये एंगल लिया थीटा। तो अगर मैं यहां पे tan थीटा लगाऊं तो क्या होगा, क्या होगा, tan थीटा यहां पे होगा, देखो P अपॉन B करेंगे, मतलब यहां पे स्ट्रेस होगा, ये वाला जो है ये स्ट्रेस है, तो यहां पे होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही तो होगा। और जो थीटा है एक तरह से ये क्या होता है, ये होता है स्लोप, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, और वैसे भी ये होती है E के इक्वल। E क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो E यहां पे क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा स्लोप है वो किसके इक्वल होता है, इस वाले कर्व के लिए, E के लिए। समझ के चलना, ये क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, एक बात समझ में आ गई। यहां क्या क्या है ना, आपने डायरेक्टली निकाल लिया, भैया स्ट्रेस और स्ट्रेन साथ साथ गिवन था, निकाल लिया। अच्छा, तो यानी कि ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि यहां भी कुछ ना कुछ स्लोप हो सकता है, हो सकता है। तो इसके लिए स्लोप मैं कैसे निकालूंगा वो समझ लो। मान लो कि ये एंगल है मेरा फाई, ये एंगल है मेरा फाई, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, tan फाई इक्वल्स टू लोड अपॉन डिफॉर्मेशन, लोड अपॉन डिफॉर्मेशन, यही तो करेंगे, है ना। तो अब अगर मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछूं तो देखो, डेल्टा इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई, ये वाला फॉर्मूला पता होगा, शायद मैंने पहले ड्राइव भी करवाया है, नहीं करवाया तो मैं एक बार आपको बताता हूं। ये जो P बाय ए है ये क्या है, समझ लो, बताता हूं भैया। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू E होता है, और स्ट्रेस क्या होता है, P बाय ए, ऐसे स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा बाय एल, ये मेरा स्ट्रेन है। ठीक है, ये मेरा स्ट्रेन और ये क्या है, स्ट्रेस। तो ये वैल्यू आप यहां पे पुट करो, तो जैसे ही आप पुट करोगे तो क्या होता है, अब मैं इसको डेल्टा को अलग निकाल लेता हूं। देखो पहले पुट करता हूं मैं, स्ट्रेस कितना
P बाय ए इंटू स्ट्रेन कितना, डेल्टा इंटू एल, एल ऊपर चला गया, इक्वल्स टू ई है। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा निकालना, तो डेल्टा यहां चला जाएगा, तो फिर देखो वही चीज आ जाएगी ना, पी एल अपॉन ए ई, जो मैंने यहां पे लिखा, ये आ गया। तो अब मुझे क्या काम करना है, इस फॉर्मूले से मैं क्या करना चाह रहा हूं वो देख लो भैया। पी एल अपॉन ए ई फॉर्मूला था। अब देखो मैंने यहां पे क्या लिखा, लोड अपॉन डिफॉर्मेशन लिखा है ना, लोड अपॉन डिफॉर्मेशन लिखा है। तो यहां क्या हो रहा है कि मैं लोड क्या है मेरा P अपॉन डिफॉर्मेशन यानी कि डेल्टा, ये जब मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए ई इधर बाय एल। दैट मींस मेरा जो यहां पे स्लोप बनने वाला है वो किसके इक्वल होगा, ए ई बाय एल के इक्वल होगा। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अगर वो आपसे कभी लोड डिफॉर्मेशन कह के लोड डिफॉर्मेशन कर्व है और पूछ लेके स्लोप की वैल्यू बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे, ए ई बाय एल की वैल्यू जैसे कैलकुलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा, इसके स्लोप की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पे क्या होगा, ए ई बाय एल। ये चीज क्लियर है? चलो अभी आपको एक छोटी सी चीज मैं और बता देता हूं। मान लो कि मेरे पास ना दो मटेरियल है, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब दो मटेरियल कैसे हैं देख पा रहे हो, यहां पे लेंथ जो है दोनों की सेम है, यहां पे भी देखो एल है लेंथ, लोड सेम लगा हुआ है, बट डिफरेंस क्या है, यहां पे ए है, यहां पे 2a है, यहां पे a है, यहां पे क्या है 2a। बात समझ में आ रही है? तो क्या है ना कि अब अगर मान लिया मैं पहले मेटेरियल के लिए तो मेरा ये बन रहा था ना स्लोप, क्योंकि मैंने एज इट इज यही वाली वैल्यू ली थी। तो नेक्स्ट मेटेरियल के लिए, इसके लिए मेरी क्या वैल्यू होगी स्लोप की, 2ae बाय एल होगी। तो यहां पे क्या 10 फाई है, और हमें पता है कि 10 फाई इक्वल्स टू 5 हो जाता है ऑलमोस्ट। तो मान लो कि चलो 5 है ये कम एंगल के लिए 10 फाई इक्वल्स टू 5 होता है, तो 2ae बाय एल है। ठीक, 2ae बाय एल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं नेक्स्ट मेटेरियल के लिए स्लोप बनाऊं, ये पहले मेटेरियल के लिए था 5, ब्लू वाला 5 देखो अब, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा, यानी कि ऐसे स्लोप बन जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये देखो अभी ये 5 होगा यहां पे। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये बात थी समझने वाली, ठीक है, कि डिफरेंट मेटल के लिए हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अपने स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसको याद रखना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ना पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी क्या होगा जब हम अपने आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं सब बताने वाला हूं, क्या क्या क्वेश्चन होंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, मैं सब करवाऊंगा। ठीक है, चलो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे, सुन लो, इसको मैं रब कर रहा हूं, वो होंगे सबसे पहले तो जो मैंने जैसे यहां पे बेसिक प्रॉपर्टीज की बात की है ना मेटेरियल की, अभी मैंने क्या बेसिक प्रॉपर्टी की बात की थी, जैसे मैंने प्लास्टिसिटी कह दिया था, ठीक है, प्लास्टिसिटी, ऐसी इलास्टिसिटी। हम अब ये वाली डेफिनेशंस जो होंगी हमारी ये कवर करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें डक्टिलिटी आ जाता है, मलेबिलिटी आ जाता है, ये सब चीजें कवर करेंगे। फिर इसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचेगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो हम अपने बहुत इंपॉर्टेंट जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं क्या, इलास्टिक कांस्टेंट्स, वो करेंगे इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी जो हमारा ये कर्व जो हमने डिस्कस किया है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये ऐसे समझ लो कि ना सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ठीक है, अब इसमें मैं और कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, इस कर्व में वो चीजों को मैं अलग से ऐड करूंगा, लेक्चर अलग से बनाऊंगा उसके लिए। वो अगर आप मतलब अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले तो आप ये देखें, फिर आपके पास जब टाइम होगा तो वो चीजों को देखें। ठीक है, तो ऐसे समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक टॉपिक होता है, हर टॉपिक, तो उस टॉपिक को आप ये समझो 100 है वो टॉपिक, 100 से मेरा मतलब कि कोई भी टॉपिक होगा कंप्लीट होता है तो 100% है वो टॉपिक। अब इससे ना क्वेश्चन पूछे जाने के रेशियो देखो वो अलग अलग होता है ना, तो जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है ना ये वाला सारा स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, तो इसमें से ये समझ लो कि आपके ऑलमोस्ट 70 to 80 या फिर समटाइम्स 90% क्वेश्चन जो है पूछे लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी का जो रह जाता है वो वाला 30% वाला या फिर 20% वाला या जो 10% वाला रह जाता है उसको मैं अलग से एक लेक्चर बना के डालूंगा। ठीक है, तो मतलब हम जो है पहले अपनी प्रेफरेंस रखेंगे एग्जाम के लिए, फिर बाकी जो है
जो कम वेटेज रखता है वो वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।